राइट। सो वेलकम अगेन। ये हमारा इथिक्स का जो वीडियो सीरीज चल रहा है, इसमें हम इथिक्स के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 16 है। राइट, क्वेश्चन नंबर 16 बस आपको एक वैल्यू एडिशन के लिए है। ठीक है, वैल्यू एडिशन का मोटिव था हमारा और हम चाहते थे कि आप अपने आंसर्स में इन चीजों को यूज कर पाओ। तो ये क्वेश्चन देखो, ऐसे आपसे क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट फिर भी हमने आपके लिए क्वेश्चन के फॉर्म में इसको लाया है कि लिस्ट द नेम ऑफ 5 एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडियन सिविल सर्विसेज हु इंस्पायर्ड यू द मोस्ट, मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, 5 एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में मैं बता दे रहा हूं जिसको आप गवर्नेंस के किसी भी क्वेश्चंस में रिलेवेंट यूज कर लोगे तो आपको कुछ मार्क्स तो एक्स्ट्रा मिलेंगे ही। राइट, तो सबसे पहले ई श्रीधरन सर हैं जो आईएएस थे, मेट्रोनल ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। ये इनको 2-3 चीजों के लिए बहुत फेमस है। पहले तो इंटीग्रिटी के लिए, ठीक है, दूसरी पंक्चुअलिटी और हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन्होंने शो किया था। ठीक है, लोग इनको दिल्ली मेट्रो के नाम से तो जानते हैं, बट हाँ, जो कोंकण रेलवे था उसको जब डेवलप किया जा रहा था तो कुछ टेक्निकल इश्यूज पे रेलवे मिनिस्टर के साथ बहुत ही हैवी डिसएग्रीमेंट था। उस डिसएग्रीमेंट के बावजूद इन्होंने उस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही क्वालिटी मैनर में उसको कंप्लीट किया। राइट, इनकी एक स्टेटमेंट है, एथिक्स इन वर्क इज अ कंपल्सन नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, ये देखो, ये स्टेटमेंट अपने आप में इस पर्सन की पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। राइट, एथिक्स इन वर्क इज अ कंपल्सन, इट्स नॉट एन ऑप्शन, मतलब आप इसको किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, इसको आप यूज कहाँ कर सकते हो? इस एग्जाम्पल को आप यूज कर सकते हो इंटीग्रिटी में, परसिवरेंस में, प्रोफेशनलिज्म में, कॉम्पिटेंस में। ठीक है, तो अगर कुछ भी आपसे पूछता है इंटीग्रिटी से रिलेटेड तो आप उसको इनको कोट कर सकते हो, परसिवरेंस से, पंक्चुअलिटी से, प्रोफेशनलिज्म से, कॉम्पिटेंस से। अगर कुछ भी पूछे तो आप इसको जरूर से जरूर इनको कोट करना। ठीक, जो सेकेंड है वो है राजेंद्र भट्ट। ये बहुत रिसेंट एग्जांपल है, जो भीलवाड़ा मॉडल आपका चला कोविड-19 के सेकेंड वेव के, कोविड-19 के टाइम में, वहां पे भीलवाड़ा मॉडल की बहुत तारीफ हुई थी। और इस मॉडल को कंप्लीट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया, वो वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तुम देखो, उनकी उम्र 56 ईयर्स है। ठीक है, वो आरएएस के सर्विस के थे। उन्होंने 56 साल की उम्र में उन्होंने इतने बड़े मॉडल को इतने टफ सिचुएशन में इंप्लीमेंट किया, उसको सक्सेसफुल बनाया। दिस शोज के पर्सन की डिवोशन टू पब्लिक सर्विस कितनी हाई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इनके जो मेथड्स थे उसको है कि 3 साइकिल ऑफ आइसोलेशन, टेस्टिंग, क्वारंटाइन, डोर टू डोर स्क्रीनिंग, अग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग etc। जो भी मेजर्स थे कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए, उन सबको फॉलो किया। इंस्ट्रक्शंस जो डीएम ऑफिस से गए, जो एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस से गए जूनियर्स के लिए, वो रियल टाइम थे और एम्बिग्यूअस नहीं थे। एम्बिग्यूअस का क्या मतलब होता है? जैसे गवर्नमेंट फाइल्स पे एक जो फ्रेज सबसे ज्यादा होता है ना, वो बोलता है सही समय पे सही कार्रवाई करें, उचित समय पर उचित कार्रवाई करें। अब ये बहुत एम्बिग्यूअस है ना, उचित समय क्या होता है नहीं पता, उचित कार्रवाई क्या होता है नहीं पता, बट लोग ऐसा करते हैं, उचित समय पे उचित कार्रवाई करें, सही समय पे सही समय करें। तो ऐसे टफ सिचुएशन में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिसीजन आपको, इंस्ट्रक्शंस आपको टू द पॉइंट मिले। अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना है 365 हाउसेज में करना है किसी मोहल्ले के अंदर, तो उसके सारे हाउसेज के सारे मेंबर्स का करना है। राइट, तो इनको आप यूज कर सकते हो डिवोशन टू पब्लिक सर्विस में। थर्ड जो एग्जांपल है, ये टीएन सेशन सर है। ये आईएएस थे। इन सबको पता है कि इंडिया की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को डेमोक्रेटाइज करने में, ठीक है, इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर कैसी होनी चाहिए, उसको एकदम आइडियल लेवल पर सेट किया इन्होंने। ठीक है, जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस थी उन सबको रिकॉग्नाइज किया, जो लूपहोल्स थे उसको मैनेज किया। ठीक है, और 1994 में उन्होंने पीएम को तो बोल दिया कि सर आपके 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इनको इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस में हटाओ। इनकी जो अप्रोच थी वो जीरो डिले एंड जीरो डिफिशियंसी की अप्रोच थी। ये फ्रेज यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में। ठीक, फोर्थ जो है वो डी रूपा मैम है, आईपीएस है। इनको यूज कर सकते हो इंटीग्रिटी में। ठीक है, इंटीग्रिटी इन द सेंस कि इन्होंने डिस्पाइट पॉलिटिकल प्रेशर अपने जो भी ड्यूटीज थी, जो भी ऑनेस्टी थी सर्विस के प्रति, उसको कॉम्प्रोमाइज
नहीं किया। ठीक है, जो जेल केसेस हुआ था वो आप सबको पता है, जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था उसको इन्होंने उजागर किया था। और इनकी ट्रांसफर देख लो 41 टाइम्स हुआ है 17 साल में। ठीक है, तो यही बहुत कुछ कह देती है कि व्हेन यू हैव बीन ट्रांसफर्ड 41 टाइम्स ना इन जस्ट 17 साल, तो ऑलमोस्ट 2.5 के आसपास हो गया ना, हर साल 2.5 बार ट्रांसफर हो रहा है आपका। तो ठीक है, और प्रिविलेज में मोशंस में भी इनको कई बार फेस किया गया है। तो चलो, और 5 देखो, 5 भी सही है, कोविड 19 से रिलेटेड इकबाल सिंह चहल सर है, ये आईएएस थे। ये जो बीएमसी है अपनी, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बहुत लोगों को बीएमसी का फुल फॉर्म नहीं पता। ठीक है, तो ये जो बीएमसी के चीफ कमिश्नर थे, इन्होंने वही धारावी मॉडल डेवलप किया था। सिमिलर मॉडल था जैसे हमने वो उसमें पढ़ा, नीलावाड़ा में पढ़ा, प्रोएक्टिव अप्रोच था। ठीक है, और धारावी में जितनी जो भी फैसिलिटीज हो सकती हैं, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज से लेके फूड को, क्लीनिंग को, सैनिटेशन के लिए, उन सारे फैसिलिटी को इन्होंने अवेल कराया। और मुंबई में कोविड ब्रस्ट होने से बचा। लोगों को डर लग रहा था कि अगर धारावी में, स्लम एरिया में अगर कोविड फैला तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है। बट समहाउ दीज ऑफिसर्स शो एक्सट्रीम डिवोशन टू पब्लिक सर्विस, और इंडिया ने मैनेज किया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक लाइफ, एक्सप्लेन एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। तो आपसे बस ये पूछ रहा है कि वो जो एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ है, तो आपको बस इतना बताना है पब्लिक लाइफ का क्या मीनिंग आप समझते हो। ठीक है, और 3 प्रिंसिपल बताओ जो पब्लिक लाइफ में होनी चाहिए। तो वही जो अपना फॉर्मेट रहा है कि इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी होगी, और बॉडी के बाद कंक्लूजन होगा। तो एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप includes ethical values or moral standard followed by an individual in respect of his or her personal life। कहने का ये मतलब है कि वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड, वो वैल्यूज, वो मोरल्स जो हर इंडिविजुअल अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिसको फॉलो करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको पब्लिक लाइफ बोलते हैं, पब्लिक लाइफ। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट मोरल्स हैं, जो वैल्यूज हैं पब्लिक लाइफ की, वो क्या होनी चाहिए, सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, ऑनेस्टी और लीडरशिप। कहने का ये मतलब है, सेल्फलेसनेस का क्या मतलब होता है, जो पब्लिक लाइफ में है, ठीक है, उसका सारा डिसीजन खुद को सेंटर में रख के नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट बी सेल्फ सेंट्रिक, रेदर जो हमने इथिकल वैल्यूज पढ़े जितने भी अभी तक, उन सबको यूज उसको आना चाहिए, उन सबको प्रैक्टिस में उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरा इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी क्या है, इंटीग्रिटी है कि हमने इस पर डिस्कस किया है इंटीग्रिटी में कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनेस्टी होती है उसको इंटीग्रिटी कहते हैं। तो इंटीग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का ये मतलब है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बदलेगा वैसे वैसे उसका डिसीजन नहीं बदलेगा, राइट। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहा हूँ, ठीक है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर डिलीवर कर रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी में तुम्हारे रिलेटिव्स अगर हैं, या कोई और थर्ड पार्टी है, या फिर कोई तुम्हारा फ्रेंड है, इन तीनों अलग अलग सब्जेक्ट है ना। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बदल जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारे डिसीजंस अगर नहीं बदलते तो इसका मतलब तुम ऑब्जेक्टिव हो। अकाउंटेबिलिटी हमने डिस्कस किया है, ओपननेस एंड फेयरनेस को कहते हैं। ओपन अकाउंटेबिलिटी हमने डिस्कस किया है कि आप किसी भी स्क्रूटनी के लिए हमेशा प्रिपेयर हो। ओपननेस हमने देखा, ऑनेस्टी हमने देखा, लीडरशिप हमने देखा। तो ये 7 क्वालिटीज हैं। ठीक है, 3 6 और 7 क्वालिटीज हैं जो हर किसी के पब्लिक लाइफ में फॉलो करना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आपसे पूछ रहे हैं व्हाट आर द एथिकल प्रिंसिपल इन प्राइवेट लाइफ। प्राइवेट लाइफ का क्या मतलब समझते हैं, उसमें क्या क्या एथिकल प्रिंसिपल है, व्हिच प्रिंसिपल यू वैल्यू द मोस्ट। ये आपसे क्वेश्चन कई बार जानने की सब्जेक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा पेपर कि आपसे पूछने की कोशिश करता है कि आप बताइए आप इसमें से क्या चूज करेंगे। ठीक है, जैसे केस स्टडीज में आपको बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव बना दिया जाता है। तो इथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप अगर आप देखोगे तो वो इथिकल वैल्यूज हैं जो पर्सन फॉलो करता है अपने पर्सनल लाइफ में व्हाइल डीलिंग विद वेरियस रिलेशंस सच एज फैमिली रिलेशंस, फ्रेंडशिप्स,
फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज है प्राइवेट लाइफ में, वो केयर है सबसे पहला, तो इंसान को केयरिंग होना चाहिए। दूसरा ट्रस्ट है, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। फिर टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस है। ये हम सब ने डिस्कस किया है, ठीक है। रिलेशन मतलब फैमिली तो ऐसी चीज है, प्राइवेट लाइफ तो ऐसा चीज है कि हम सबकी होती है ना। हम सब ने देखा है कि फैमिली में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है वो क्या हो सकता है? ट्रस्ट हो सकता है, केयर हो सकता है, रिस्पेक्ट हो सकता है, टॉलरेंस हो सकता है, ठीक। तो केयर क्या है? केयर में देखना मतलब काइंडनेस डिलीवर करना, कंसर्न्स, फीलिंग लव्ड, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी चीजें केयर में आती हैं। ट्रस्ट में ये आता है कि रिलेशनशिप कैन सर्वाइव इन द हार्डेस्ट टाइम, ठीक है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कंपैशनेट होना, कमिटेड होना, ट्रूथफुल होना, ऑनेस्ट होना, ठीक है। उसके बाद इट मेक्स द रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर एंड ट्रीट ईच अदर इक्वली। उसके बाद टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस। टॉलरेंस तो अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, इंडियन सोसाइटी टॉलरेंट है? अभी उसके इस एलिमेंट पे क्या क्या खतरे मंडरा रहे हैं, तो टॉलरेंस पे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा भी है। तो आपको बस इतना बताना है कि इसमें से जो तीन चार बताए मैंने, केयर, ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और टॉलरेंस, इन चारों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपको क्या लगता है, आपको उसका रीजन देना है। तो देखो, जो प्राइवेट लाइफ होता है उसमें जो वैल्यू गाइडेड होता है, उसमें जो जनरली गाइडेड होता है वो इंडिविजुअल वर्च्यू से होता है। दूसरा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू से होता है। तीसरा रिलीजन से होता है। चौथा सोशल नॉर्म और पांचवा लॉ ऑफ लैंड। मतलब ये तीन जो पांच पैरामीटर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आपका प्राइवेट लाइफ कैसा होगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्या है प्राइवेट लाइफ का, एथिक्स का? सबसे पहले इट हेल्प अस इन लीडिंग अ गुड लाइफ, ठीक। जो आपकी लाइफ है वो स्मूथ हो जाती है। राइट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। चिल्ड्रन के लिए एथिकल लेसन होता है। बच्चे बहुत कुछ घर पे सीखते हैं, ठीक है। तो जैसा फैमिली में फीमेल्स की ट्रीटमेंट होगी, जैसे मम्मी को जैसे पापा ट्रीट करते होंगे, या जैसे पापा ट्रीट करते होंगे बहनों को, ठीक है, वैसे ही वो जो लड़का होगा, ठीक है, वो ट्रीट करेगा गर्ल्स को, फीमेल को, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस इन पब्लिक लाइफ, अगर पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखते हो तो या फिर पब्लिक लाइफ में भी हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे ये पूछ रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। मतलब वैल्यूज में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या रोल प्ले कर सकती हैं, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ये मतलब है कि देखो, एक स्टेटमेंट है सीएस लेविस की कि एजुकेशन विदाउट वैल्यूज एज यूजफुल एज इट इज सीम्स रादर टू मेक मैन अ क्लेवरर डेविल, ठीक है। मतलब वही नॉलेज विदाउट कैरेक्टर वाली बातें जो हम लोगों ने की थी, वही है इसमें। तो आपको बताना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले जो एजुकेशन, चलो स्कूल और कॉलेज से बात करते हैं। जो स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। और वैल्यूज को इम्पार्ट करना जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है पेरेंट की। पेरेंट के बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, इनिशियली स्कूल में, फिर लेटर कॉलेजेस में। कॉलेजेस में हमें ये बताया जाता है, वैसे बताया तो कुछ नहीं आता, बट फिर भी हाँ, हम अपने फ्रेंड्स से, हम अपने सीनियर से, हम अपने टीचर से बहुत कुछ वैल्यू सीखते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ इनकलकेटिंग ह्यूमन वैल्यू। बचपन में जो चीज़ें आपको बताई गई थी, जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, वो आपको हमेशा याद रहती है, वो आपके लिए हमेशा बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करता है, राइट। स्कूल आपको ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपको कंपैशन, ट्रूथ, कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कल्चर, जो इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम स्पिरिट, करेज, एम्पैथी, जैसे जो वैल्यूज हैं इनको डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब्दुल कलाम सर का एक स्टेटमेंट है, इफ अ कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम अ नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स, तो वहाँ पे किसको, वहाँ पे जो रोल दिया गया है वो एक फादर को, एक मदर को, और तीसरा किसको, टीचर को दिया गया है। तो टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस यही सब बातें हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में। बाकी कोठारी कमीशन जो थी 1966 में, उसने एक बात कही थी, अ सीरियस डिफेक्ट इन द स्कूल एजुकेशन सिस्टम इज द एब्सेंस ऑफ प्रोविजन फॉर स्कूल इन सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। मींस वैल्यूज का एब्सेंस जो है इंडिया के स्कूल सिस्टम में
वो एक सीरियस डिफीट है किसी भी स्कूल सिस्टम में। आपको जापान के एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। फिर आप नए नए जो इनिशिएटिव हुए हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, हैप्पीनेस करिकुलम वगैरह या फिर वैल्यूज वगैरह से रिलेटेड जो रिसेंट एनसीईआरटी अप्रोच है वो सब भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसमें पूछता है कि एजुकेशन का या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है। तो जो रिकमेंडेशंस है वो तो यही है कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, जो टैगोर की बातें थी। डीकंस्ट्रक्टिंग रॉन्ग वैल्यूज मतलब जो जेंडर बायसनेस होता है, जो हेट्रेड होता है, जो कम्युनलिज्म होता है, जो कास्टिसिज्म जैसी जो वैल्यूज इंडियन सोसाइटी के डेवलपमेंट को रोक के बैठी हैं या फिर इनइक्वालिटी प्रमोट कर रही हैं या फिर सोसाइटी को डिवाइड कर रही हैं, ये सारी सोसाइटी का एग्जिस्टेंस, ये सारी वैल्यूज का एग्जिस्टेंस को डीकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है और ये बताने की जरूरत है कि रॉन्ग वैल्यूज है और इससे दूर रहना चाहिए। टीचर्स जो है वो रोल मॉडल की तरह प्ले कर सकते हैं अपने स्टूडेंट को, ठीक है। और इसमें बहुत देखो हम सब अपने कॉलेजेस में अपने स्कूल्स में किसी ना किसी एक या दो पर्टिकुलर टीचर से जरूर इन्फ्लुएंस होते हैं। तो टीचर्स का रोल तो वैसे बहुत ज़्यादा है, अगर जितना लिखना चाहो तो चीज़ें कम हो जाएगी, बट हाँ थोड़ी सी टेक्निकलिटी को मेंटेन करके जो एग्जाम का डिमांड है उसको बस फुलफिल कर देना है, ठीक। और टीचर अगर चाहे तो स्टूडेंट को जो एक्टिव गेम्स होते हैं जहाँ पे ऑनेस्टी जैसे लेसन, फेयर प्ले जैसे लेसन, करेज, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट और लव जैसे लेसन्स को लर्न करने में हेल्प कर सकते हैं, जो इंडिया जैसे डाइवर्स कल्चर या डाइवर्स जो इथनिसिटी है अपने यहाँ, ठीक है, या डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट के लोग रहते हैं, इन सबको एक वो धागे में पिरो सकता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो वैल्यूज इम्पार्ट कर सकती हैं। और ये क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना होता है और इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, ठीक है, कोई फिक्स आंसर नहीं है, नो फिक्स आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन है विच वैल्यू वैल्यू द मोस्ट, मतलब हमने बहुत सारे वैल्यू देखे, ऑनेस्टी देखी, इंटीग्रिटी देखी, ट्रांसपेरेंसी देखी, पर्सनल लाइफ देखा, फिर केयर देखा, ट्रस्ट देखा, ठीक है। ये सारी हमने जितनी भी वैल्यूज देखी उसमें से सबसे ज्यादा वैल्यूज, उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू आप किस वैल्यू को करते हो, मतलब विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू फॉर यू, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू बताना है आपको अपने लिए, और ये हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। देखो एथिक्स में देयर इज चांसेस कि वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। उसके बाद फिर कह रहा है नरेट वन इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ वेयर यू हैव टू कंप्रोमाइज इट, मतलब कोई ऐसा वैल्यू आप बताओ, जैसे मान लो मेरे लिए ऑनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है, तो मैं एक ऐसा इंसिडेंट बताऊंगा जहाँ पे मुझे अपनी इस वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ी थी, ठीक है। तो ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन इथिक्स में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 21 to 30 जो बाकी है we will try to complete it as soon as possible, right? So thanks for listening, thank you all.